हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री के 3 अनसॉल्व्ड पेपर तो कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स का सेट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 7 तक करा दिया था और आज 7 का अथवा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज भी लेकर आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा क्या कह रहा है? 7 का अथवा क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपका बोर्ड एग्जाम में। देखो, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बताना है। देखो, इधर हमने रखा व्यतिकरण को और इधर हमने किसको रखा है? विवर्तन को। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण दो कला स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। कैसे? जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में जब संचरित होंगी तो इनके अध्यारोपण पर विभिन्न जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। यही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। जबकि विवर्तन क्या होता है? विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से होता है। यानी व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण कहेंगे बेटा प्रकाश का किसी अवरोधक के कारण प्रकाश का अपने किनारों पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद व्यतिकरण में फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती। यानी फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो एक ही चौड़ाई की फ्रिंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन विवर्तन में कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होगी। विवर्तन में जो फ्रिंजें होंगी वो फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होगी। इसमें एक चौड़ाई की हो भी सकती है और नहीं भी। तीसरा, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान रहती है। व्यतिकरण में जो दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी वो उनकी तीव्रता होगी कैसी होगी? समान। जबकि इसमें लगातार कैसी होती रहती है बेटा? घटती जाती है। लगातार कैसी जाती है? घटती जाती है। तो विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजों की जो फ्रिंज की जो तीव्रता है वह लगातार कैसी होती जाती है? घटती जाती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। क्लियर? देखते हैं कैसे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, और ये वाले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्राउनहोफर द्वारा। ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक प्रकाश स्रोत है, मान लिया ये सूर्य है, जहां से प्रकाश की तरंगें जाएंगी, प्रकाश की तरंगें निकलना शुरू होंगी। मैंने क्या किया? दो तरंगों को केवल लेकर गया, इस तरीके से दो तरंगों को। तो सबसे पहले और इसके आगे हमने तरंगों के आगे लगा दिया एक लेंस, जो उत्तल लेंस है। क्या ऐसा? ये उत्तल लेंस। क्लियर? अब ये क्या है? ये इसका क्या है? इस लेंस का ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। लेंस का क्या होगा? ये मुख्य अक्ष होगा। अब मुख्य अक्ष पर कोई जो बिंदु है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती हैं? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं? समांतर। क्लियर? इस प्रकाश की किरणों को एक झिर्री द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा गुजारेंगे? एक झिर्री के द्वारा। ये एक झिर्री है, चौड़ाई है झिर्री, इसके द्वारा प्रकाश की किरणों को निकाल रहे हैं। तो ये प्रकाश की किरण बेटा समांतर जा रहे हैं इस तरीके से, और आगे जाके हमने एक और लेंस लगा दिया, दूसरा उत्तल लेंस। ये पहला उत्तल लेंस L1 और दूसरा उत्तल लेंस L2। तो क्या होगा? और यहां रखा हुआ, ये रखा हुआ पर्दा, ये क्या रखा हुआ है? पर्दा।
पर्दा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में जैसे पहुंचेंगी अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, एक बिंदु पर इस तरीके से एकत्रित हो जाएंगे। यानी पहले प्रकाश कहां से निकला, एक प्रकाश स्रोत से निकला, एक बिंदु से निकला, और ये पहले लेंस में टकराया, किरणें कैसी कर दी इसने, मुख्य अक्ष के समांतर कर दी। फिर क्या किया, इसको एक झिर्री द्वारा, इस प्रकाश को क्या किया गया है, एक झिर्री द्वारा गुजारा गया, और झिर्री द्वारा गुजारने पर फिर इन समांतर किरणों को एक लेंस, समांतर किरणों के आगे एक लेंस लगा दिया, और इसने क्या किया, इस लेंस ने जो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रही थी, इनको क्या कर दिया है, इनको कर दिया अपवर्तन के पश्चात इनको एकत्रित कर दिया, और जहां पर ये किरणें एकत्रित हो रही हैं उसको मान लिया हमने ओ दे दिया नाम, और इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। यानी इसका जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्लियर। अब करना क्या है, ये बेटा ये झिर्री है, अब मुझे प्रकाश का विवर्तन कराना है। अब ये प्रकाश को मुझे मोड़ना है। अब प्रकाश को आप बेटा किधर भी विवर्तन करा सकते हो, इसके केंद्र से आप इसके ऊपर या नीचे किधर भी क्या करा दो, विवर्तन करा दो। मैंने मान लिया इस पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से x दूरी पर एक बिंदु P है, और जहां पर ये किरणें जाके बेटा क्या हो रही है, मिल रही है। ये किरण जाएगी इस तरीके से, ये, और ये वाली किरण इस तरीके से, यहां पर जाके इन तरंगों का विवर्तन कहां पर होता है, बिंदु P पर होता है। क्लियर। नाम दे रहे हैं, इसे नाम दे दो A B, इसे नाम दे दिया, इसे A, इसे B नाम दे दिया। क्लियर। अब चूंकि बेटा देखो ये वाली डिस्टेंस और ये दूरी, दोनों दूरी को देखो, ये दूरी A से P तक और ये दूरी B से P तक, B से P तक की दूरी क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसे ज्यादा डिस्टेंस तय करना हो रहा है, और इससे कैसा, कम दूरी तय करनी हो रही है। तो मतलब इनके बीच में क्या आ गया, पथांतर आ गया। क्या आ गया, पथांतर। तो बिंदु A से हम क्या डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे। बिंदु A से लंब डाला हमने, क्यों, दूरी को बराबर करने के लिए। और ये हमने डाल दिया, ये पॉइंट दे दिया हमने K। क्या नाम दे दिया, K। अब यहां से देखो K से बिंदु P तक की दूरी और A से बिंदु P तक की दूरी, ये दूरी कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। यानी जो B से लेकर K तक ये जो दूरी निकली है, यही क्या निकला, पथांतर। इसी पथांतर के कारण इस पर्दे पर निम्निष्ट और उच्चिष्ट की स्थितियां प्राप्त होती हैं। निम्निष्ट और उच्चिष्ट की स्थितियां प्राप्त होती हैं। क्लियर। देखो उसके बाद ये वाला जो पथांतर मैंने मान लिया बेटा, ये B से K तक जो बीच में पथांतर है वो क्या है बेटा, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा। इस झिर्री की ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई मैंने मान ली E है। झिर्री की चौड़ाई हमने क्या मान ली, E है। क्लियर। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AVK में, त्रिभुज ABK में बाहर निकाल ले बेटा त्रिभुज इस तरीके से। ये रहा त्रिभुज, ये 90 एंगल है, ये हमारा कितना एंगल है, 90 एंगल है। ये हो गया 90 एंगल। अब मुझे देखना है बेटा, ये जब 90 एंगल हो गया, ये 90 है, ये बेटा हमारा क्या है, थीटा कोण है। ये हमारा कौन सा कोण है, थीटा। तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, देखो ये स्थिति कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ये हमारा अगर थीटा कोण है तो ये टोटल हमारा कितना है, 90। ये टोटल कितना है, 90। 90 में से अगर इस थीटा को हटा दोगे तो बचेगा कितना, 90 माइनस के थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा। तो फिर ये एंगल कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A, V और K, A, V और K, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश।
तो देखो यहां पर कॉड ए प्लस कॉड बी प्लस कॉड के बराबर कितना होता है 180 अंश। कॉड ए तो निकालना है, कॉड बी 90 माइनस के थीटा प्लस कॉड के 90 बराबर 180। 90 प्लस के कितना हो जाएगा 180, दूसरी ओर जाके माइनस के, तो यहां पर कॉड ए माइनस के थीटा बराबर 180 और माइनस के 180, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉड ए माइनस के थीटा बराबर जीरो, माइनस का है थीटा उधर जाके प्लस का, तो ये एंगल बेटा कितना निकलेगा थीटा। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा, ये 90 है। क्लियर। अब करते हैं बेटा इसको डेरिवेशन को, अब इस डेरिवेशन को करते हैं। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी लंब। क्लियर। 90 अंश के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो अब यहां से लगाएंगे बेटा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा वी के वट्टे कर्ण वाली भुजा ए बी। क्लियर। और ए से बी तक की दूरी बेटा ए बी की जो बीच की चौड़ाई मानी है जो बेटा वो कितनी है ई है। तो साइन थीटा बराबर बी के बट्टे ई, तो यहां से ई ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा, अर्थात बी के बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा। यानी जो पथांतर निकला है, जो पथांतर बी के निकला है वो बी के पथांतर बेटा कितना निकला ई साइन थीटा। क्लियर। अब हम देख रहे हैं बेटा सबसे पहले देखेंगे निम्निष्ठ के लिए जो पथांतर है, ये पथांतर निम्निष्ठ स्थिति में जो ये पथांतर है ये बराबर मान लिया बेटा प्लस माइनस एम लैम्डा। जो यहां पर पथांतर बीके के लिए पथांतर है वो कैसा है, बीके के लिए पथांतर हो गया लैम्डा, लेकिन हमें निम्निष्ठ स्थिति में मैंने मान लिया जो पथांतर वो कौन सा है एममा है। कौन सा है एममा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि यह विवर्तन ऊपर भी हो सकता है, यह विवर्तन नीचे भी हो सकता है। तो दूरियां ऊपर की बेटा प्लस की और नीचे की दूरियां कैसे हो जाएंगी माइनस की। अब क्या करना है, इस निम्निष्ठ के पथांतर को बराबर कर दो इस पथांतर से, निम्निष्ठ के पथांतर को बराबर कर दो, इस निम्निष्ठ के पथांतर को बराबर कर दो इस वाले पथांतर से, इस वाले पथांतर से, तो हमें निम्निष्ठ की स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के एम लैम्डा। तो यहां से अब चूंकि सूक्ष्म स्थिति में साइन थीटा बराबर होता है लगभग में किसके बेटा थीटा के, क्योंकि साइन जीरो सूक्ष्म स्थिति में जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहां से ई थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के एम लैम्डा। यहां से हम बेटा क्या कर सकते हैं, ये तो निम्निष्ठ के लिए स्थितियां निकाल ली। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति के लिए क्या करेंगे, कोणीय स्थितियां ये थीटा निकालना है, ई ये हमारा गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के एम लैम्डा अपॉन ए, जहां एम बराबर आप रख सकते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एम बराबर 1 2 3 4 रख के यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, कोणीय स्थितियां निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहां से जब हम m बराबर 1 रखेंगे, m बराबर यहां कितना रखेंगे 1, तो पहली कोणीय स्थिति मिल जाएगी थीटा बराबर m की जगह जब 1 रखोगे तो पहली कोणीय स्थिति लैम्डा अपॉन ई, जब m बराबर 2 रखोगे तो प्लस माइनस के 2 लैम्डा अपॉन ई। ऐसे ही अगर m बराबर 3 रखोगे तो 3 प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी कोणीय स्थितियां, निम्निष्ठ की कोणीय स्थितियां। अब हमें निकालना है उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट
के लिए, उच्चिष्ट के लिए जो पथांतर होगा b के बराबर, जो पथांतर होगा b के बराबर 2m माइनस के बंद लैम्डा अपॉन 2। उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या होगा 2m माइनस के बंद लैम्डा अपॉन 2। क्लियर। तो यहां पर अगर उच्चिष्ट का पथांतर इस वाले पथांतर के बराबर कर दो तो हमें इस पर किसकी स्थितियां मिलना शुरू हो जाएंगी, उच्चिष्ट वाली स्थितियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो b के, ये वाला b के बराबर कर दो इस वाले b के, अर्थात e साइन थीटा बराबर 2m माइनस के बंद लैम्डा अपॉन 2। और ये बेटा होगा प्लस माइनस, क्योंकि बेटा उच्चिष्ट की स्थिति ऊपर भी, उच्चिष्ट की स्थिति नीचे भी, दोनों जगह। तो यहां से बेटा करना क्या है, ये बेटा देखो सूक्ष्म स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहां पर ई थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 2m माइनस के बंद लैम्डा अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थितियां। उच्चिष्ट के लिए क्या निकालनी है, कोणीय स्थितियां। ई गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 2m माइनस के बंद लैम्डा अपॉन 2e। उच्चिष्ट के लिए बेटा इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थितियां, जहां m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट लगा सकते हैं। m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब m बराबर जब 1 लगाओगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो यहां पर थीटा बराबर बनेगा प्लस माइनस के लैम्डा अपॉन 2e कॉमा m बराबर जब 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, तो प्लस माइनस के 3 लैम्डा अपॉन 2e। इस तरीके से हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, इसकी उच्चिष्ट की कोणीय स्थितियां। क्लियर। अगर इस पे ग्राफ देखेंगे तो जहां केंद्र होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट पे बेटा प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम। फिर बेटा यहां पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके बाद बेटा फिर प्रकाश की तीव्रता कुछ इस तरीके से घटती चली जाती है। जिस छिद्र से आप प्रकाश को गुजारोगे वहां पर तीव्रता अधिक होगी, फिर उसके किनारे तीव्रता कैसी होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो यहां पर जो ये उठा हुआ, ये दबा हुआ भाग है, ये कहलाएगा प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ उठा हुआ भाग प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट। ऐसे ही इधर दबा हुआ भाग है प्रथम निम्निष्ठ, उठा हुआ भाग प्रथम उच्चिष्ट। क्लियर। तो इस तरीके से हम बेटा निकाल लेते हैं। नोट करिए इस क्वेश्चंस को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 1 तथा n बराबर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। देखो सबसे पहले समझते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, पिछले सेट में भी कराया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। ये हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, गत करते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गत करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गत करते हैं। और प्रत्येक कक्षा की एक अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की एक अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर। इन कक्षाओं को के एल एम एन से या संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा वृत्ताकार कक्षाओं में तभी घूम सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तभी घूम सकते हैं जब इनका कोणीय संवेग एमबीआर वो क्या हो, h/2π का गुणक हो। h/2π का क्या हो, गुणक हो, पूर्ण गुणक हो। यानी इलेक्ट्रॉन बेटा तभी गत करेंगे, इन वृत्ताकार कक्षाओं में तभी गत कर पाएंगे जब इनका कोणीय संवेग एमबीआर h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक हो।
अब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गति कर रहे हैं, मैंने मान लिया nवीं कक्षा में गति कर रहे हैं, तो यहां पर n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर। जहां h हमारा प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट यह है बेटा कि जो साधारणतः जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु की निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं, स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की जो निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा होती हैं वहां पर रहते हैं, तो इनको बोलते हैं उनकी मूल अवस्था। यह अवस्था क्या कहलाती है, उनकी मूल अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, यानी 1 से 4 में जा रहा है, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर से मूल अवस्था से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, यानी 4 से 1 में जा रहा है, मान लिया 4 से किस में जा रहा है, 1 में, तो जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। अब n बराबर 1 और n बराबर 4 के लिए हमसे बेटा ग्राफ पूछा है अवशोषण और उत्सर्जन का। देखो यहां पर n बराबर बेटा रखा 4, 3, 2, 1। क्लियर। ऐसे यहां पर n बराबर 1, n बराबर 4, 3, 2, 1। अब क्या बताया मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में। 1 से 4 में जा रहा है, 1 से किस में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, 1 से किस में जा रहा है बेटा, 3 में जा रहा है, 1 से किस में जा रहा है, 4 में। जब इलेक्ट्रॉन 1 से बेटा किस में जा रहा है, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, यानी कहां जा रहा है, अपनी मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जा रहा है। तो यहां पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण। यहां पर क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी 4 से बेटा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 1 में, 3 से बेटा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 1 में, 2 से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 1 में। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। तो ऊर्जा का क्या होगा बेटा, उत्सर्जन होगा। क्लियर। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा पढ़ने वाले क्या है क्वेश्चंस, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए, विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। सबसे पहले समझते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या है नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो नाभिक को, जो नाभिक है, नाभिक को न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों में अलग अलग करने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्लियर। तो नाभिक को, किसी भी नाभिक को न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों में अलग अलग करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे बेटा इसका विचरण और बंधन ऊर्जा वक्र क्या है, समझते हैं। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वह नाभिक के स्थायित्व के बारे में जानकारी देगी। जो भी प्रति न्यूक्लियन, जो भी उसकी ऊर्जा होगी वह बेटा किसके बारे में जानकारी देगी, नाभिक के स्थायित्व के बारे में। अगर किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है जितनी अधिक होगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी प्रति न्यूक्लियन, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसकी जितनी अधिक होगी उस नाभिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर। तो इसके लिए हमने बेटा यहां पर
प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के लिए एक वक्र बनाया है और इस वक्र को हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा वक्र। इधर रखेंगे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इधर, और इधर रखेंगे द्रव्यमान संख्या को। क्लियर? द्रव्यमान संख्या यानी किस तत्व की कितनी द्रव्यमान संख्या है। जैसे Fe लोहे की द्रव्यमान संख्या 56 है, तो 56 बेटा कहां आना चाहिए, 40 और 60 के बीच में कहीं 56 आ जाएगा। यूरेनियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 238, ये 240 और 200 के बीच में बेटा हल्का सा यहां पर कहीं आ जाएगा। क्लियर? तो इधर रखेंगे द्रव्यमान संख्या को, इस ओर द्रव्यमान संख्या बताएगी, इसके ऊपर जाएंगे तो यह बताएगा हमें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने कुछ तत्वों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिखी हुई है, नंबर डाल दे रहे बंद। अब जैसे हाइड्रोजन की जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वह है 1.12, यानी इसकी जो बंधन ऊर्जा रहेगी वह रहेगी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। पर इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 2, यानी 10 से पहले, ध्यान रखना। उसके बाद लिथियम का जो परमाणु जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो है 5.5, यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद बेटा ये 6, 5.5, यानी इसकी जो बंधन ऊर्जा होगी बेटा वो 5.5, यानी 5 और 6 के बीच में रखना है। क्लियर? और परमाणु जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है वह 7 है, यानी 10 से पहले। उसके बाद हीलियम की बेटा कितनी है, 7, हीलियम की बेटा यहां पर आ जाएगी 7, हीलियम 7, ठीक है, हीलियम की 7 है। ऑक्सीजन की बेटा कितनी है, ऑक्सीजन की 8 है। और जो लोहा है Fe की जो द्रव्यमान संख्या है 8.8, मतलब 9, यहां पर ये Fe की आ जाएगी, Fe की ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्लियर? अब इधर परमाणु क्रमांक Fe का परमाणु संख्या होती है 56, यानी इसे किससे रखना है, 40 और 60 के बीच में रखना है इधर। उसके बाद यहां पर जो यूरेनियम है, यूरेनियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह लगभग में होती है बेटा 8 और 9 के बीच, 8 और 7 के बीच में। यूरेनियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह लगभग कितनी होती है, यूरेनियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है प्रतिन्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वह होती है 7.6 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 और 7 के बीच में इसकी जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी वह बेटा किसकी होगी, 8 और 7 के बीच में, क्योंकि इसका 7.6, तो 8 और 7 के बीच में रखना है इसको। लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह द्रव्यमान संख्या बेटा कितनी है, 238 है, तो 220 और 240 के बीच में रखना है। तो सबसे अधिक जो बंधन ऊर्जा निकली है वो किसकी निकली है, Fe की। किसकी निकली है, Fe की। तो Fe की बंधन ऊर्जा अधिक है, मतलब इसका यह होगा कि इसका स्थायित्व भी अधिक होगा, उसका स्थायित्व भी कैसा होगा, अधिक। Fe के बाद फिर बेटा हमारा कौन है, यूरेनियम भाई देखो यहां पर कितना है, यूरेनियम का भी बेटा कितना है, जो बंधन ऊर्जा है वो 7.6 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसका भी स्थायित्व कैसा होगा, अधिक होगा। अब समझते हैं क्या है पॉइंट, समझते हैं। देखो जिनकी परमाणु संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, उनकी बेटा क्या है, उनकी जो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वह प्रतिन्यूक्लियन घटने लगती है। 30 से कम बेटा यहां पर ये मान लो ग्राफ आ जाएगा, 30 से कम, ये 30 से कम हो जाएगा। तो 30 से कम बेटा जिनकी बेटा 30 से कम द्रव्यमान संख्या वाले, देखो यहां पर ये देखो इस तरीके से ये क्या हो रहा है बेटा, ये घट रही है, ये बंधन ऊर्जा क्या हो रही है बेटा, घटने लगती है इस तरीके से। तो जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 30 से कम है उसकी बेटा क्या होगी, प्रतिन्यूक्लियन जो द्रव्यमान जो बंधन ऊर्जा होगी वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। दूसरा 30 से लेकर और 170 तक, 30 से लेकर 170 तक, 160 170 तक, ये यहां तक
के बीच का वक्र कैसा रहता है, सपाट शिखर प्राप्त होगा, तथा इनके बीच जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इसलिए नाभिक कैसा होता है, यहां पर अधिक स्थायी होगा। क्लियर? 30 से लेकर और 170 के बीच, यहां पर भी 30 से लेकर 170 के बीच जो भी बेटा होंगे, जिनकी परमाणु संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या होगी, उनकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग में कितनी होगी, 8.5 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। उसके बाद सबसे अधिक जो बंधन ऊर्जा होती है वह बेटा किसकी होगी, Fe की होगी, इसलिए Fe अधिक स्टेबल होता है। उसके बाद अधिक परमाणु द्रव्यमान संख्या 238 वाला ले लिया हमने, इसकी जो बंधन ऊर्जा है वह 7.6 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः ये फिर किस स्थिति में आ जाएंगे, स्थायी स्थिति में आ जाएंगे। कैसी आ जाएंगे, स्थायी स्थिति में आ जाते हैं। और जब स्थायी स्थिति में आ जाएंगे तो इनके अंदर पाया जाएगा किसका गुण, नाभिकीय विखंडन का। क्यों? क्योंकि इनको अगर ऊर्जा दे दी जाए तो ये बेटा इनका क्या हो जाएगा, इनका नाभिक टूट जाएगा। क्लियर? जब दो या दो से अधिक, जब दो हल्के नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, प्रति न्यूक्लियन कम होती है, तो जब ये नाभिकीय आकर्षण की सीमा में पहुंचते हैं तो इनका क्या होता है, संलयन होता है। तो इनका क्या होगा, संलयन होगा। जैसे ये देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो कैसी होती है बेटा, कम होगी, और इसलिए ये संलयित हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा था, नोट करिए। सवाल नंबर बेटा 9वां सवाल बोल रहा है एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना कीजिए, और ये हमें बेटा डाटा दे रखा है। ठीक है? तो चालकता, अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता बराबर इलेक्ट्रॉन इनटू में चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व गुणा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्लस कोटरों का घनत्व गुणा कोटरों की गतिशीलता। ठीक है? तो यहां पर चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व गुणा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता प्लस कोटरों का घनत्व इनटू में कोटरों की गतिशीलता, कोटरों की गतिशीलता। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹। चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व दे रखा है 8 गुणा 10⁻13 इंटू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है 2.3 गुणा 10⁻4 प्लस चिन्ह प्लस कोटर का घनत्व दे रखा है 5 गुणा 10⁻12 इंटू कोटर की गतिशीलता 100, ये दे रखा है। अब हल करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 8 का गुणा कर लो, 8 दूनी 16, वो 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, एक अंक बाद दशमलव इंटू 10⁻13 और 4 17 प्लस 5 इंटू 12 और 10⁻2, 12 और 2 14। अब करना क्या, जब ये बेटा क्या है, ये 14 है तो इसे भी क्या कर लो 14, तो इस और दशमलव खिसकाओगे घात माइनस की बढ़ जाएंगी, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू क्या अंक दशमलव 1 2 3 अंक दशमलव उधर खिसका लो, 3 अंक का मतलब हो जाएगा बेटा यहां पर 18 4 1 2, अभी 4 से पहले है तो 1 2 3, तो 3 घात बेटा कम कर दो, माइनस की 3 घात हो जाएगी, और 17 में से माइनस की 3 गई तो प्लस के 14 प्लस 5 इंटू 10⁻14। ठीक है? कॉमन आ जाएगा 10⁻14, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू यहां पर बेटा 10⁻14 जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 18 400 प्लस में 5, और इसमें जब जोड़ेंगे बेटा तो 1.6 इंटू
19 में से 14 गए 10 की पावर -5 इंटू यहां पर 5 जोड़ेंगे तो 18,405। 18,400 में 5 और जोड़ देंगे 18,405। क्लियर। अब 16 का गुणा कर ले रहे हैं। 18,405 में 16 का गुणा। 16 पंजे 80, 16 चौक 64 और 16 अट्ठे 128 और 6 134। 16 कम 16 और 13, 16 और 13 29। 29 44 80। एक अगवा दशमलव लगा दिया इंटू 10 की पावर -5। 1 2 3 और एक 4 अंक दशमलव इधर लेकर आओ। तो 4 अंक दशमलव जब इस और उल्टे हाथ की ओर लेकर जाएंगे तो घात बेटा प्लस की बढ़ जाएंगी। -4 में से प्लस की 4, -5 में से प्लस की 4 जाएंगी तो बचेगी -1। तो 2.94448 इंटू 10 की पावर -1। ये मात्रक हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। 1 2 3 4 अंक इधर लेकर आ रहे हैं, उल्टे हाथ की ओर घात प्लस की बढ़ जाएंगी और -5 में से प्लस की 4 गई तो -1। क्लियर। और दशमलव आ जाएगा 2 और 9 के बीच में। नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा 9वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी है। देखो पीएन संधि के निर्माण में हिरासी स्तर तथा विभव रोधक की व्याख्या कीजिए। अग्रदिशिक बायस तथा पश्चदिशिक बायस की दशा में दोनों में क्या परिवर्तन है समझो। क्या है हिरासी स्तर या क्या है अवक्षय परत। जो हमारा पीएन संधि मिलकर बना होता है वह बेटा 2 क्षेत्र से, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप और ये एन। पी टाइप क्षेत्र पॉजिटिव होता है, इसके अंदर बेटा कौन उपस्थित होते हैं कोटर। एन टाइप क्षेत्र में कौन उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन टाइप क्षेत्र में कौन उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होगा जब पी टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा एन टाइप क्षेत्र में जो कोटर है कोटर की अधिकता हो जाती है तो ये दोनों मिलकर एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और पी टाइप क्षेत्र में कोटर की अधिकता के कारण ये दोनों मिलकर एक पतली परत बना देते हैं। पतली परत बना देते हैं और इसी परत को बोलते हैं अवक्षय परत। इससे क्या होगा कि पी टाइप क्षेत्र से कोटर बेटा उधर नहीं जा पाएंगे, एन टाइप क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे और इन्हीं के कारण पी टाइप क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन और कोटर इन संधि पर देखो यहां पर जो संधि बन रही है वो संधि बेटा किससे वो बन रही है इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण। तो जब इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिलेंगे तो विभव को उत्पन्न कर देते हैं। इनके सिरों पर कौन उत्पन्न हो जाएगा विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं विभव प्राचीर या रोधिका विभव। क्लियर। तो कोटर व इलेक्ट्रॉन के विसरण यानी मिलने के कारण पी एन संधि पर बनी जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं विभव प्राचीर कहते हैं। अब क्या होगा अग्रदिशिक बायस में जो अवक्षय परत की चौड़ाई वो कम होती है जबकि पश्चदिशिक में यही बेटा चौड़ाई कैसी हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अग्रदिशिक बायस में जो विभव प्राचीर होता है, अग्रदिशिक बायस में जो विभव प्राचीर ये कैसा होता है कम, जबकि पश्चदिशिक में जो विभव प्राचीर होता है वह कैसा होता है अधिक होता है। क्लियर। तो यहां से उम्मीद है कि ये भी बेटा सेट आपको पसंद आया होगा। बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को आरंभ ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।